हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विपाशा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। केदारनाथ रोपवे बनने से सीमित हो जाएंगी हेली सेवाएं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दिवाली पर ड्रोन से होगी ट्रैफिक की निगरानी। नैनीताल में 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यशाला को वर्चुअली किया संबोधित। कल नई दिल्ली में शुरू हुई जन योजना अभियान 2022 विषय पर 2 दिन की राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला। अब समाचार विस्तार से। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद उत्तराखंड में हेली सेवाएं सीमित हो जाएंगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं। इस दौरान वे राज्य के 2 महत्वाकांक्षी रोपवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इसमें से एक केदारनाथ केबल कार का शिलान्यास शामिल है। आपको बता दें, रोपवे बनने के बाद हेली सेवा से केदारनाथ की यात्रा करने का क्रेज कम हो जाएगा। डीजीपी अशोक कुमार ने आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए देहरादून के अधिकारियों के साथ देहरादून की यातायात व्यवस्था के संबंध में एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि धनतेरस और दीपावली के दौरान शहर में लोगों और वाहनों का आगमन बाजार की ओर अधिक रहेगा। इस कारण यातायात प्रभावित होने की संभावना बनी रहेगी। भीड़ को देखते हुए पहले ही अतिरिक्त पार्किंग स्थलों, रूट डायवर्जन आदि की तैयारियां कर लें और आम जनता को इसकी समय से सूचना दें ताकि यातायात व्यवस्था बनी रहे और जनता को असुविधा न हो। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 219 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4,90,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस अवधि में 2,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और इस समय 25,000 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। जन योजना अभियान 2022 विषय पर 2 दिन की राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला कल नई दिल्ली में शुरू हुई। इसका आयोजन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों के अधिकारी और पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। आपको बता दें, कार्यशाला में कल संशोधित जन योजना अभियान 2022 के लिए दिशा निर्देश और संशोधित ग्राम पंचायत विकास योजना वेबसाइट के लिए पुस्तिका जारी की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भारत सरकार और उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी द्वारा नैनीताल में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें रिड्यूसिंग रिस्क कैपेसिटी बिल्डिंग इन द माउंटेन स्टेट्स विषय पर देश भर के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यालय को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भूस्खलन, हिमस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्य आपदाओं के लिए संवेदनशील है। ऐसे में आपदा से निपटने के लिए पहले ही प्लान तैयार कर लेना चाहिए, जिससे आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। जैसा कि मुझे बताया गया है कि 2 दिवसीय इस कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अनेक अन्य विषय विशेषज्ञ भी उपस्थित हैं या उपस्थित होने वाले हैं। मैं सभी विशेषज्ञों का इस कार्यशाला में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देते हुए पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम सभी लोग यह महसूस कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से बादल फटने की घटनाएं, हिमस्खलन, बाढ़, भूस्खलन, हीट वेव, सूखा, समुद्र के पानी का स्तर बढ़ना, वनाग्नि जैसी आपदाएं तीव्र गति से बढ़ी हैं। और जैसा कि विभिन्न विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अध्ययन में भी यह तथ्य सामने आया है कि आपदाओं में वृद्धि का एक प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन भी है। जलवायु परिवर्तन से औसत तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि होना वैज्ञानिक घोषित कर चुके हैं और इसका एक परिणाम यह भी हुआ है कि ग्लेशियरों के पिघलने की गति तेज हुई है, पेयजल स्रोत व्यापक रूप से सूखने लगे हैं और यही स्थिति रही तो माना जाने लगा है कि भविष्य में होने वाले बड़े संघर्ष का एक कारण पेयजल भी हो सकता है। यह पहले ही सर्वविदित है कि हमारे सभी हिमालयीन राज्य आपदाओं की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों के बीच पर्वतीय राज्यों की आपदा से लड़ने की चुनौती और भी बड़ी है। इन आपदाओं से निपटने का एक ही उपाय है कि आपदा न्यूनीकरण हेतु पूर्व तैयारी कर ली जाए ताकि आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। इस परिस्थिति में यह कार्यशाला पर्वतीय राज्यों की आपदाओं से लड़ने की क्षमताओं में मील का पत्थर साबित होगी। उत्तराखंड पुलिस द्वारा 30 अक्टूबर को देहरादून मैराथन का 4था संस्करण आयोजित किया जाएगा। इस बार इस मैराथन आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि के विजन के तहत
किया जाएगा। इस मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 16 से 45 साल तक के युवाओं के लिए 10 लाख तक के इनाम जीतने का सुनहरा मौका है। आपको बता दें, एक भारत श्रेष्ठ भारत और नशा मुक्त उत्तराखंड के संदेश के साथ 30 अक्टूबर को होने वाली पुलिस मैराथन के लिए अब तक करीब 10,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा सरकार और सरकार के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार के खिलाफ जब कोई बयान जारी किए जाते हैं तो सरकार तुरंत एक्शन लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देती है, लेकिन जब भाजपा के नेता ऐसा कुछ करते हैं तो सरकार कोई भी कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं करती और यही बात सरकार के तानाशाही रवैया की ओर साफ तौर पर इशारा करती है। देखिए, आज जो दुष्यंत गौतम और भाजपा के नेताओं द्वारा सनातन धर्म को बदनाम करने का जो एक काम कर रहे हैं, पहले भी भाजपा के विधायक बंशीधर भगत जी ने देवी देवताओं का अपमान किया है। उसके बाद उनके प्रभारी दुष्यंत गौतम सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मुझे लगता है दुष्यंत गौतम जी की मानसिक स्थिति खराब हो गई है, उन्हें इलाज की सख्त आवश्यकता है। वो अपना इलाज कराएं और तब सनातन धर्म की बात करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाजपा अब इस लायक हो गई है कि हर दिन इनका प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाजपा ने जो आंखें बंद करके जो भाजपा सरकार यहाँ पे उत्तराखंड के लोगों के साथ और पूरे देश के लोगों के साथ जो कर रही है वो देखने लायक है। और इनके जो प्रदेश प्रभारी जो गौतम जी ने एक बयानबाजी करी है, आप देखते कितनी शर्मनाक है कि आप एक इतने ओहदे में आप बैठे हैं, इस पद में आप बैठे हैं, उसके ऊपर से आप ये कहते हैं कि कांग्रेसी मंदिरों में जाके महिलाओं को छेड़ते हैं, तो ये तो महिलाओं का अपमान किया है। और मैं तो कहती हूँ पूरे उत्तराखंड की महिलाओं से, पूरे देश की महिलाओं से उन्हें शर्म आनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने इतना गंदा ये बोला है। और रही बात, देखिए, एक अंकिता भंडारी, हमने अपनी बेटी को खोया है, उत्तराखंड की एक बेटी को हम लोगों ने खोया है। तो आप अगर आपको अपना कुछ करना है तो आप उस बेटी को न्याय लगाने में आप अपना दिमाग लड़ाइएगा, उस बेटी को आप न्याय दिला। वहाँ तो इनके मंत्री चुप्पी साध लेते हैं, इनके मुंह में दही जम जाती है, वहाँ तो ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। आप देखिएगा ना, स्मृति ईरानी जी जो कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, फेंकने में नंबर 1 है, झूठ बोलने में नंबर 1 है, वो इस बेटी के लिए एक आंसू तक नहीं गिरा, उनका एक आंसू तक उन्होंने नहीं गिराया, एक बयान तक उन्होंने नहीं दिया। मैं तो कहती हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसी मंत्री को। और ये रही बात इनकी गौतम जी की, तो इनको पूरे उत्तराखंड की महिला, पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में फिल्म निर्माता सत्यजीत की फिल्म जान अभी बाकी है के मोशन पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फिल्म निर्माताओं से प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ लोक संस्कृति परंपराओं के फिल्मांकन को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं के लिए उत्तराखंड पसंदीदा शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण की रक्षा के लिए जीवन शैली में बदलाव का आह्वान किया है। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ के वैश्विक शुभारंभ के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जीवन शैली में बदलाव से जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है। 1 महीने से लापता बाघिन आखिरकार राजाजी पार्क की पश्चिमी सीमा पर घूमती हुई पाई गई है। बाघिन एक कैमरे में ट्रैक हुई, जिसके बाद वन विभाग ने राहत की सांस ली है। पिछले 10 दिनों से वन विभाग 4 टीमों के साथ बाघिन की खोज कर रहा था। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा ने बताया कि बाघिन के लापता होने के कारण कॉलर की बैटरी थी, जो आज से लगभग 6 महीने पहले खत्म हो चुकी थी। वन विभाग ने बैटरी को इसलिए भी नहीं बदला था क्योंकि बैटरी निकालने के लिए भी बाघिन को ट्रांसक्यूलाइज करना पड़ता है। हालांकि जहां पर बाघिन कैमरे में ट्रैप हुई थी, वहां उसने अपना घर बना लिया है। इस इलाके में जल्द ही नए बाघ लाए जाएंगे और उनकी शुरुआती में ही कॉलर लगा दिए जाएंगे। ये जो गायब तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जंगल में कोई भी वन्य प्राणी रहता है तो हर दिन या हर समय उसकी उपस्थिति अंकित करना संभव नहीं है। लेकिन चूँकि ये बाघिन कॉर्बेट से लाई गई है और साथ में एक बाघ भी लाया गया है, तो इसलिए इन दोनों पे विशेष निगरानी रखी जा रही थी और इनकी टीम्स इसके लिए बनाई गई हैं जो इनकी निगरानी रख रही थी। पिछले कुछ समय से बाघिन की लोकेशन हमें जहाँ पर वो आमतौर पे जिस इलाके में वो विचरण कर रही थी वहाँ नहीं मिल रही थी, इसलिए थोड़ी चिंता ज़रूर हुई थी। लेकिन हमारी टीमों ने पूरा सघन प्रयास करके उस पूरे इलाके की छानबीन करके
बागिन की लोकेशन वहाँ से थोड़ी दूर एक इलाका है, वहाँ पर उसके पदचिन्ह तो मिल रहे थे, लेकिन अभी 2 दिन पूर्व कैमरा ट्रैप में भी उसकी फ़ोटो आ गई है, जिससे इसकी पुष्टि हुई है कि बागिन उसी वन क्षेत्र में लेकिन किसी निकटवर्ती इलाके में उपस्थित है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।